विद्यार्थियों, आज हम न्यूक्लिक अम्लों में घटकों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो जो इससे पहले अपने न्यूक्लिक अम्ल के जो 3 प्रकार के घटक थे उनके बारे में अध्ययन किया था। वो 3 घटक इस प्रकार से थे, एक था शर्करा, दूसरा था कार्बनिक क्षार और तीसरा था फास्फोरिक अम्ल। अब इन तीनों घटकों का न्यूक्लिक अम्लों में, कहने का मतलब डीएनए और आरएनए में क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए के निर्माणकारी खनिज है 3 होते हैं, और वो 3 में सबसे पहला जो होता है उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ये पहला निर्माणकारी खंड है। ये कैसे बनता है वो आपको समझना है। इसमें कैसे बनता है, वैसे बनता है एक शर्कराणु प्लस में एक कार्बनिक क्षार, एक शर्कराणु प्लस में एक कार्बनिक क्षार, तीनों के संयोजन से, दोनों के, एक शर्कराणु एक कार्बनिक क्षार दोनों के संयोजन से बना यौगिक कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ये इसकी परिभाषा है। फिर से ध्यान दें एक बार, एक शर्कराणु व एक कार्बनिक क्षार के संयोजन से बना यौगिक कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की परिभाषा हो गई। अब इसमें न्यूक्लिक अम्लों में या डीएनए आरएनए के अंदर ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, तो जुड़ने का एक सिस्टम होता है। इसमें सिस्टम क्या होता है उसको समझना है कि जैसे मान लीजिए ये शर्करा है, तो इस शर्करा के अंदर ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये शर्करा है। तो इस शर्करा में कार्बन 1 है, इस कार्बन 1 से, ये जो कार्बन 1 है, इस कार्बन 1 से ऊपर की ओर इसमें कोई भी कार्बनिक क्षार जुड़ता है, या तो पिरिमिडीन या प्यूरीन या पिरिमिडीन। इस प्रकार से कार्बन 1 से कार्बनिक क्षार जुड़ते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, इस प्रकार से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें कि जुड़ते कैसे हैं। उदाहरण के लिए जुड़ते कैसे हैं, इसके लिए एक उदाहरण देंगे। जैसे एक शर्करा के रूप में है, एक राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा। उसमें कार्बनिक क्षार के रूप में एक लेते हैं एडेनिन, इनको जोड़ देते हैं शर्करा में, और जुड़ने के बाद में जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसका नाम होता है एडेनोसिन। एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड ये बनता है। राइबोज शर्करा से एडेनिन जुड़ करके एक न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसका नाम है एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड। इसको जोड़ करके भी आपको बताते हैं कैसे जुड़ते हैं, दोनों की संरचना बताएंगे। तो ये जोड़ने का सिस्टम इस प्रकार से है। ये जैसे राइबोज शर्करा आपको बताते हैं, ये इस प्रकार से राइबोज शर्करा है। कार्बन यहाँ 1 2 इस प्रकार से, कार्बन 1 2 3 4, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसमें ऊपर OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ CH2OH, और यहाँ H। इस प्रकार से ये शर्करा है जिसका नाम है राइबोज। ये राइबोज शर्करा है, इसमें एडेनिन जोड़ना है। तो एडेनिन कार्बन 1 से जुड़ेगा। एडेनिन की संरचना आपको पहले बता चुके हैं, वो इस प्रकार से होगी। इसमें क्या है, एक तो होती है इसमें वलय, षटकोणीय वलय, और एक होती है इसमें पंचकोणीय वलय, और यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, एकांतर क्रम में ये डबल बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड, और यहाँ H, और यहाँ NH2। इस प्रकार से ये है एडेनिन। तो
इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो HOH हटा देंगे और इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे आपस में, और जुड़ने के बाद में ये बनेगा एडिनोसिन। इसको नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड। ये है एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड। एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड ये है एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड। तो इस प्रकार से एक बार फिर से ध्यान दें कि यहाँ पे राइबोज शर्करा है और एडेनिन कार्बनिक क्षार है, दोनों के संयोजन, दोनों को जोड़ दिया गया है, तो इसका ये बन गया एक न्यूक्लियोसाइड। इसका नाम है एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लिक अम्लों में घटकों की व्यवस्था में पहला निर्माणकारी खंड था जिसका नाम था न्यूक्लियोसाइड। अब दूसरा निर्माणकारी खंड कौन सा होगा वो ध्यान दें। नंबर 2 में आ जाता है न्यूक्लियोटाइड। एक शब्द का अंतर है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। वो साइड टाइड है, एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो अंतर तो वैसे देखा जाए तो एक अक्षर का ही है, उसमें स है और इसमें ट है, लेकिन वैसे क्या अंतर है तो इसमें देखें कि ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है, ये जो न्यूक्लियोसाइड, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर इसका एक तीसरा अवयव और जोड़ दिया जाए जिसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, ये तीसरा अवयव ये और जोड़ दिया जाए न्यूक्लियोसाइड के अंदर, इसका तीसरा अवयव जिसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, वो जोड़ दिया जाए तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि एक शर्करा अणु, एक कार्बनिक क्षार और एक फास्फोरिक अम्ल के संयोजन से बना यौगिक कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। जिससे इसका एक एग्जांपल दें तो उससे पहले आपको जुड़ने की एक व्यवस्था देखें कि न्यूक्लियोटाइड में जो तीसरा, न्यूक्लियोसाइड में जो तीसरा अवयव है फॉस्फोरिक अम्ल, वो कहाँ जुड़ता है। वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर या तो कार्बन 5 से जुड़ता है या कार्बन 3 से जुड़ता है, या कभी कभी कुछ अणुओं में कार्बन 2 से भी जुड़ता है, लेकिन डीएनए और आरएनए में ये 5 और 3 से जुड़ता है। लेकिन कुछ अणुओं जैसे एटीपी के अंदर ये 2 से भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सामान्यतः तो कार्बन 3 और 5 से जुड़ता है फास्फोरिक अम्ल, कुछ अणुओं में कार्बन 2 से भी जुड़ सकता है। तो ये जुड़ने की स्थिति हो गई यहाँ पे, और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे ये जुड़ते हैं। वो एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए एक ये न्यूक्लियोसाइड है, अभी आपने बनाया जिसका नाम है एडेनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड है और इसमें एक फास्फोरिक अम्ल जोड़ दिया जाए, एक फास्फोरिक अम्ल। एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फोरिक अम्ल जोड़ दें तो ये बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड, और इसका नाम होगा, एक जोड़ते हैं इसलिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, 2 जोड़ देते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा, 3 जोड़ेंगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। तो इससे ये बन जाता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसको संक्षेप में एएमपी भी बोलते हैं, एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ध्यान दें इधर कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन गया, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। अगर अपने एक ही फास्फोरिक अम्ल इसमें जोड़े, अगर इसमें 2 जोड़ दें तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। अगर इसमें तीसरा और जोड़ दें, 3 फास्फोरिक अम्ल जुड़ सकते हैं, तीसरा और जोड़ दें तो ये बन जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 जोड़ने से एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 जोड़ने से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 जोड़ने से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार से ये जुड़ते हैं। अब इसमें ये एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, इसको जोड़ करके बता देते हैं कि एक फास्फोरिक अम्ल जैसे कार्बन 5 से जोड़ दें या कार्बन 3 से जोड़ दें, यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या है, फास्फोरिक अम्ल की संरचना इस प्रकार से है
डबल बॉन्ड हो OH और ये OH और ये OH, तो इसमें जोड़ेंगे ऐसे, इसका H और इसका OH जलकाणु बाहर निकाल देते हैं जोड़ने के लिए, जैसे इसमें निकाला था, तो ये ऐसे बंध से जुड़ जाएगा, ये 5 नंबर के कार्बन से CH2 बच जाएगा। अब ये जो जुड़ करके ये बन गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, AMP बोलते हैं इसको, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क हो गया। फर्क क्या है? एक छोटा सा फर्क है, फर्क ये है कि अगर शर्कराणु और कार्बनिक क्षार दोनों को संयोजन से बना यौगिक कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फोरिक अम्ल और जोड़ दें तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तीसरा निर्माणकारी खंड क्या होगा? और ध्यान दीजिए, तीसरा निर्माणकारी खंड होगा, उसका नाम है, थर्ड है, उसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा निर्माणकारी खंड है। तो क्या होता है कि इसमें न्यूक्लिक अम्लों में अनेक न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़कर, ध्यान दें, अनेक न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला वाला यौगिक बनाते हैं, जो बहुलक होता है, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, इसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं और ये इस प्रकार से जुड़ता है। इसको अपन जनरली अपन देख सकते हैं, जैसे एक ये न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, ऐसे दो को, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है थाइमिन, ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं और यहाँ 3 नंबर का कार्बन, यहाँ 5 नंबर का कार्बन, इससे फास्फोरिक अम्ल जोड़ दिया, फास्फोडाइएस्टर बन गया, ये अन्य से जुड़ जाएगा, ये अन्य से जुड़ जाएगा, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। बहुत सारे अनेक जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए तो ये बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, वो उसमें क्षार, कार्बनिक क्षार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो वो आरएनए बन जाता है। वो ऐसी ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं दो विपरीत दिशा में ऐसे ही जुड़ करके डीएनए का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही आरएनए और डीएनए होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही आरएनए और डीएनए बनाते हैं। इस प्रकार से इससे डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड अपन पढ़े हैं, न्यूक्लिक अम्ल पढ़े हैं, दो प्रकार के हो गए, एक है डीएनए और एक हो गया आरएनए। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो भी आपको समझना है। तो सबसे पहला अंतर दोनों में अंतर क्या होगा? सबसे पहला अंतर डीएनए का वो है उपस्थिति का अंतर है। ये मुख्यतया कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। उपस्थिति का अंतर पहला अंतर है, यह मुख्यतया कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए मुख्यतया कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। ये पहला अंतर हो गया उपस्थिति का। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा अंतर इसमें शर्करा का है। डीएनए में जो शर्करा होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ये शर्करा का अंतर हो गया। इसमें देखेंगे तो इसमें जो है शर्करा पाई जाती है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। तीसरा अंतर जो अपन देखेंगे इसमें वो इसमें क्षार, कार्बनिक क्षार का होगा। इससे पहले अपन ने पढ़ा है डीएनए के अंदर, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए के अंदर ए, जी, सी व टी,
AGCT मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, कार्बनिक 4 पाए जाते हैं, 4। और आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, तो इसमें AGCOT ऐसे, इसमें सॉरी टी की जगह इसमें यू हो जाएगा, तो इसमें कार्बनिक 4 होंगे AgCyU। आरएनए के अंदर ये 4 कार्बनिक 4 पाए जाते हैं। अगला है चौथा अंतर। चौथा अंतर इसमें देखें तो ये डीएनए काफी बड़े हैं, मतलब अपेक्षाकृत आरएनए से अपेक्षाकृत ये बड़े हैं। डीएनए आरएनए से अपेक्षाकृत बड़े हैं, इसकी तुलना में बड़े हैं। और जो डीएनए की बात करें, डीएनए बड़े हैं, आरएनए छोटे हैं, अपेक्षाकृत छोटे हैं। तो ये अगला अंतर हो गया, डीएनए अपेक्षाकृत बड़े अणु, आरएनए अपेक्षाकृत छोटे अणु। और अंत में अगला अंतर है इसमें संरचना का। इसकी संरचना द्विसूत्रीय होती है, डबल हेलिकल द्विसूत्रीय होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं से जुड़ती है इसमें, तो द्विसूत्रीय होती है। इसकी संरचना एक सूत्रीय होती है, एक सूत्रीय होती है। और छठा जो अंतर है इसमें वो इस प्रकार से है, कार्य का अंतर। इसमें डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को या गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना। और इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ये इसके कार्य हैं, 6 कार्य हो गए। 7वां भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें एक होता है रेप्लिकेशन, द्विगुणन का। इसमें डीएनए में स्वयं द्विगुणन की क्षमता होती है, स्वयं मतलब अपने समान दूसरा डीएनए बना सकता है, तो इसमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता होती है, इसमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है आरएनए के अंदर। तो इस प्रकार से ये अंतर है डीएनए और आरएनए में। शॉर्ट में आपको जो लिखा है मैं फिर बता देता हूँ। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में AgCYT नामक क्षार पाए जाते हैं, आरएनए में AgCYU क्षार पाए जाते हैं। ये अपेक्षाकृत बड़े अणु होते हैं, ये अपेक्षाकृत छोटे अणु होते हैं। इसकी संरचना द्विसूत्रीय होते हैं, इसकी संरचना एक सूत्रीय होती है। और इसका प्रमुख कार्य डीएनए का आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना है। इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। 7वां अंतर मैंने आपको बताया था कि इन डीएनए में स्वयं द्विगुणन का गुण या उसकी स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, इसमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये डीएनए और आरएनए में अंतर हो गए। ये न्यूक्लिक अम्लों से संबंधित मैंने आपको ये संक्षेप में आपको बताया। ठीक है आज के लिए।